साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। और इस वक्त हमारे साथ काराकाट के वर्तमान सांसद कॉमरेड राजाराम सिंह हैं। सर, सबसे पहले नेशनल जनमंच में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम काराकाट से इंडिया गठबंधन को, भाकपा माले को जिताने के लिए यहाँ की जनता का, नौजवानों का, महिलाओं का, मजदूर किसानों का सबका अभिनंदन करते हैं। आज हम उनका अभिनंदन करने ही आए हैं बैरिया बाज़ार में। सर, आज का यहाँ अभिनंदन समारोह है और आप चलकर आए हैं, कैसा लगा सर? आने का सफ़र कैसा रहा? पार्लियामेंट में यहाँ से सर्टिफिकेट लेके दिल्ली जाने के बाद अभी सत्र चल रहा है और आज के कार्यक्रम में भाग लेने ही मैं दिल्ली से आया हूँ। कल, परसों, तरसों 3 दिन और सत्र चलेगा, 1, 2, 3, और मैं कल भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच जाऊंगा। क्योंकि ये कार्यक्रम का वादा था, इसलिए मैं यहाँ आया। अभी वहाँ शपथ ग्रहण हो गया, राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ जिसमें हमने 10 सूत्री अमेंडमेंट पेश किया है और हो सकता है कि कल या परसों मुझे बोलने का मौका मिले तो मैं देश की राजनीति पर, क्षेत्र के सवालों पर बोलूँगा। सर, आपका लंबा करियर रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है और लंबी संघर्ष के बाद आप संसद तक पहुंचे हैं। सर, कैसा अनुभव रहा सर संसद का? देखिए, कोई मन में थ्रिल की तरह का नहीं है जी। कोई उस तरह का नहीं है कि कोई अजूबा चीज़ हासिल लग गया हो जी। बल्कि ये कहिए तो जो वर्षों से जिस लड़ाई को हम लोग चलाते रहे हैं उसका एक निष्कर्ष निकला है। और मैं देख रहा हूँ, अभी मैं एनटीपीसी एरिया से आ रहा था तो वहाँ पर भी ज़मीन अधिग्रहण की लड़ाइयों में मैं किसानों के साथ बराबर आता रहा हूँ। इस बार सारे लोग एनटीपीसी क्षेत्र के सभी गांव वो एकताबद्ध होकर के इंडिया गठबंधन को हमें वोट कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि वो एक लड़ाई में अपनी लड़ाई को सिर्फ नेतृत्व कर रहे हैं चुनाव में। जी। इसी तरह से बहुत सारे लोग इसी भावना के साथ थे। तो हमारी जीत ने कई आंदोलनों को अभिव्यक्ति दी है, आवाज़ दी है और जाहिर सी बात है ये जिम्मेवारी का काम है और जिम्मेवारी संभाला जाएगा। और भी एक बात हम ये कहना चाहेंगे कि ख़ास तौर से युवाओं ने जो इसमें भारी भागीदारी की है उसके लिए वे बहुत ही धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। और बहुत विशेष बात यह है कि नवीनगर क्षेत्र में भी हम लोग जीते हैं, लीड किए हैं। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरह से बिहार में लगातार पुल निर्माण जो पहले हुआ था वो लगातार गिर रहा है, उसको लेकर के जिस तरह से अनियमितता हुआ है उस पर सवाल खड़ा लोग कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे आप? देश भर में भाजपा के राज में भ्रष्टाचार में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। अभी आपने देखा नीट परीक्षा में जिस प्रकार से धांधली हुई, जी। आइसा और देश के अन्य छात्र युवा संगठनों ने लड़ाई छेड़ रखी है। पार्लियामेंट में भी इसकी अनुगूंज सुनाई दी। अब एक प्राइवेट एजेंसी एनटीए वो देश की बड़ी परीक्षाओं को ले रही है और उसमें प्राइवेट में बहुत सारे लोग बड़ा रकम ले करके लोगों को टॉप करवा दे रहे हैं, तो कुछ करवा दे रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि भाजपा के राज में हर क्षेत्र में, वो पुल निर्माण का क्षेत्र हो, शिक्षा निर्माण का क्षेत्र हो, विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार सर चल करके बोल रहा है, या यूँ कहिए कि वो संस्थाबद्ध हो गया। इसलिए बिहार में लंबे समय तक एनडीए की सरकार रही है, भाजपा के साथ नीतीश बाबू मिल के सरकार चलाते रहे हैं, तो उन सब का असर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और मैंने आपको इसीलिए, आपने पुल पर सवाल पूछा तो हमने शिक्षा पर बात की। वो इसीलिए कि जब देश में टैलेंट की उपेक्षा होगी, टैलेंटेड इंजीनियर्स नहीं बनेंगे, डॉक्टर्स नहीं बनेंगे तो पुल टूटेंगे, लोगों की मौत होगी गलत इलाज से। तो पूरा सिस्टम भाजपा राज में गड़बड़ चल रहा है। इसमें भी एक राजनीति है। बिहार में पुल की चर्चा ज़्यादा इसलिए की जाती है कि इस सरकार को एक तरफ फुसलाना भी है नीतीश कुमार को, दूसरी तरफ दबाव में भी रखना है। इसमें भी एक पॉलिटिक्स ही है। भाजपा के राज्यों में ऐसा नहीं है कि बड़े घोटाले नहीं हुए, लेकिन उसकी चर्चा नहीं की जाती है।
उसको छुपा के रखा जाता है। तो हम लोग चाहे नीतीश जी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की खांटी सरकार हो, हर जगह भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, बोलेंगे। इस पर पार्लियामेंट में भी ज़रूरत होगा तो सवाल उठाए जाएंगे और संघर्ष किया जाएगा। सरकार हमेशा दबाव में है और लग रहा है कि सरकार कब गिर जाएगी, ऐसी स्थिति बन रही है। क्या कुछ उस पर नया खबर है? मोदी जी को इस बार कुर्सी पर बैठने का जनादेश नहीं था, वो ज़बरदस्ती जोड़ तोड़ करके बैठ गए हैं। ये सरकार बैसाखी पर चल रही है और इंडिया गठबंधन के नाते हम लोग तो कहेंगे कि उस बैसाखी को हम लोग खिसकाने का कोशिश करते रहेंगे। अभी नीतीश जी का जो बयान आया था उसको सुन करके ऐसा लगा कि जल्द ही सरकार गिर जाएगी। नीतीश जी भाजपा के संकट के समय के साथी रहे हैं, इसलिए तुरंत ये विश्लेषण कर लेना शायद कठिन है और ये उन्हीं पर है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि मोदी जी को जनादेश नहीं है, मोदी जी को इस बार छुट्टी पर जाने का जनादेश है। 400 का सीटों का नारा, तो 160 सीट कम गए उस हिसाब से, बहुमत भी नहीं आया। तो जिन नीतियों को धड़ल्ले वो बढ़ावा दे रहे थे, कंपनी राज ला रहे थे, देश की खेती को कंपनियों के हाथ में हवाले करने की बात कर रहे थे, तो इन सब कारणों से देश की जनता ने इस बार जो वोट दिया है वो उनको छुट्टी पर जाने का जनादेश है। लेकिन खैर जोड़ तोड़ करके सरकार चल रही है, हम लोग भी देखते हैं कितना दिन ये चलती है सरकार। एक सवाल और है सर, किसानों के आप हमेशा नेतृत्व किए हैं और एमएसपी के सवाल पे आप बहुत मुखरता से बात रखते आए हैं। संसद में आपको मौका मिला है तो क्या एमएसपी की चर्चा होगी वहाँ? राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो 10 सूत्री अमेंडमेंट हमने पेश किया है उसमें से एक बड़ी मांग यह भी है। अब निश्चित रूप से हम लोग राष्ट्रीय कमेटी के लीडर रहे हैं, जो देश का ऐतिहासिक किसान आंदोलन चला संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में। तो पहले तो ये किसानों को दिल्ली में घुसने से रोक रहे थे, बॉर्डर पर खाइयाँ खोद रहे थे, कटीले तार लगा रहे थे, कांटी ठोक रहे थे सड़कों में। लेकिन अब तो किसानों के प्रतिनिधि सीधा संसद में पहुंच गए, एक नहीं 4-4, 5-5। बात होगी सर अब? बिल्कुल, किसान को काफ़ी उम्मीद है। आप अंदर पहुंच गए तो अंदर तो आवाज़ उठेगी, उस आवाज़ को रोक कौन सकता है? एक सवाल और है सर, नबीनगर में श्रेया हत्याकांड हुआ था, उसमें आप वहाँ गए थे, अपने उसमें पहल भी किया था और दोषियों का पता भी चल गया है। तो क्या पूरे देश भर की जो महिलाएं हैं जो शोषण का शिकार हो रही है, तो इसी तरह जिस तरह से नबीनगर में श्रेया हत्याकांड में आपने जा कर के न्याय दिलाने में आप पहल किया है और जो दोषी लोग हैं उस पर कार्रवाई भी हो रही है तेज़ी से, तो क्या देश भर में जो महिलाएं जिस तरह से शोषण का शिकार हो रही है उस पर भी इसी तरह काम करेंगे आप? मैं पीड़ित पिता और उसकी माँ और उसके परिवार से मिलने गया था नवीनगर जी, और उस समय भी हमने मांग की थी कि सच्चाई सामने आनी चाहिए और प्रशासन पूरी तकनीक का इस्तेमाल करके घटना का उद्भेदन करे, और प्रशासन ने ये किया है, पुलिस ने किया है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बहुत ज़िले को राहत मिली है और जिन लोगों ने भी इस कांड में, जिन लोगों की भी संलिप्तता है, उन पर और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो गिरफ्तारी हुई है और लेकिन जो लोग इस पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा उनको भी सोचना पड़ेगा। उसमें क्यों वो नारा लगा रहे थे पवन सिंह जिंदाबाद, राजा राम सिंह मुर्दाबाद, उन लोगों को ज़रा सोचना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब था। तो यह भी हम कहना चाहेंगे। सर आपके जैसे साफ छवि वाले नेता और जिस तरह से कार्रवाई हुआ, प्रशासन तुरंत एक्शन में आई, तो लोगों को उम्मीद है कि देश भर में जो शोषण महिलाओं के साथ हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो उस पर भी आप सब आगे आएंगे। अभी जब उत्तर पूर्वी राज्यों और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात मोदी जी कर रहे थे पार्लियामेंट में, राष्ट्रपति के अभिभाषण में जब चर्चा थी, तो विपक्ष की बेंचों से मणिपुर के नारे आ रहे थे। एक शब्द भी ट्रेजरी बेंच की तरफ से, सत्ता पक्ष से एक शब्द भी नहीं आया। तो मणिपुर जैसी घटनाओं पर आज भी वो चुप हैं। तो लड़ाइयाँ तो चलेंगी। यह देश महिलाओं को सम्मान देता है, उनको आदर करता है और उनके साथ किसी तरह की बदमाशी, किसी तरह का अपमानजनक व्यवहार, किसी तरह का छेड़छाड़, किसी तरह का दमन बर्दाश्त नहीं करेगा।
और उनके सम्मान, मर्यादा, बराबरी और हक के लिए इंडिया गठबंधन आवाज़ उठाता रहेगा। सर संसद में एक सवाल और सर संसद में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ब्लॉक के लोग थे जो संविधान का नारा लगा रहे थे और वहाँ पर जो है से रोकने टोकने की भी बातें सामने आई, क्या कहेंगे सर इसमें? सबसे पहले शपथ लेते समय जो लिखित बात है केवल उसी को पढ़ा जाना चाहिए शपथ लेने की बाद, या सत्य निष्ठा के साथ प्रतिज्ञान करने की बात। लेकिन भाजपा के लोगों ने इस परंपरा को तोड़ते हुए कुछ अतिरिक्त शब्दों का उच्चारण सबसे पहले बीजेपी बेंचों से हुआ, क्योंकि उन्हीं के मंत्री सबसे पहले शपथ ले रहे थे और जाहिर सी बात है तब उसके जवाब में इंडिया गठबंधन के सांसदों को भी एक दो शब्द बोलना पड़ा। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।